हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 8 यूनिट 3। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 8 केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। भारत का लोकतांत्रिक प्रशासन संघ सरकार एवं राज्य सरकार में विभाजित है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत देश में द्वैध शासन व्यवस्था, जिनके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों के लिए सत्ता का स्वतंत्र संविधान है। भारत के संविधान का स्वरूप संघीय है तथा विधायी, कार्यपालक तथा वित्तीय शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। साथ ही संविधान के एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना भी की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की भांति ही राज्य कानूनों को लागू करती है। संघ और राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोणों के अंतर्गत किया जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 254 में किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक संघीय विषयों का प्रश्न है, संसद संपूर्ण देश या इसके किसी खास विभाग के लिए कानून बनाने में सक्षम होगी। इसके अतिरिक्त 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्यों के विधानमंडलों पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था है। सामान्यतः केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। कौन कौन सी हैं? केंद्र और राज्य विधान का सीमा क्षेत्र। केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को संविधान द्वारा निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। इसका फर्स्ट पॉइंट है, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। सेकंड पॉइंट है, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय जब राज्य और विषय में पर्याप्त संबंध ना हो। थर्ड पॉइंट है, संसद केवल अकेले ही अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होती है। भारतीय संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। कौन कौन से प्रतिबंध लागू किए हैं? निम्नलिखित क्षेत्रों में संसद के कानून लागू नहीं होते। किसमें? इसका फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति। 4 केंद्र शासित क्षेत्रों, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है। कौन? सेकंड पॉइंट है, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त होती है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे अथवा उसमें कुछ विशेष संशोधन लागू करे। थर्ड पॉइंट है, असम और राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजाति क्षेत्र, स्वायत्त जिला में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस प्रकार की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों, स्वायत्त जिले, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी विषयों का बंटवारा।
भारत सरकार अधिनियम 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात कि कौन सा? संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती, ये 3 मामले हैं। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई है, न ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई है। किसको दी गई है शक्तियां? भारत के गवर्नर जनरल को। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है। किसकी पद्धति अपनाई है? कनाडा की पद्धति अपनाई है। संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची व समवर्ती सूची के मामले में भी होगी। समवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। इसका फर्स्ट पॉइंट है सूची फर्स्ट, संघ सूची। इस सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, मूलतः 97, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। सेकंड पॉइंट है सूची सेकंड, राज्य सूची। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय इसमें 61 विषय, मूलतः 66 विषय, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि है। थर्ड पॉइंट है सूची थर्ड, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 हैं, जैसे 47 है आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस एवं अन्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत 5 विषय को राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। ये 5 जो है पॉइंट, ये राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत वे विषय शामिल है जो संघ, राज्य व समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के अवरोपण के संबंध में विधान यानी कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। कौन कौन से? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित होने के बाद यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामले की शक्तियां अग्रहित कर लेती है।
आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद 6 माह तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून प्रभावी रहता है। राज्यों के अनुरोध की अवस्था में जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। ये कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई भी राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या तो इस पर पुनः विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर उसे सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत पारित कुछ मामलों के उदाहरण इस प्रकार है: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनिमय अधिनियम 1976 और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1954। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण हैं: संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान और टिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति है। सेकंड पॉइंट है, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान के विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। इस संबंध में सरकारी आयोग 1983 से 87 ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए एक शक्ति है। प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्यों के
बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। संघ राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के संदर्भ में संविधान से जुड़े प्रावधानों को दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन से हैं? इसका फर्स्ट पॉइंट है संघ के विधायी कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले विषयों पर प्रभावशाली अधिशासी नियंत्रण सुनिश्चित करना। सेकंड है केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनिक स्तर पर विवाद की संभावनाओं को न्यूनतम स्तर पर रखना। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कुछ विशेष मामलों को छोड़कर केंद्र व राज्यों के बीच विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार देखें तो केंद्र की कार्यपालक शक्ति पूरे भारत में विस्तृत है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है संघ सूची के विषय के किसी संधि के अंतर्गत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालक शक्तियां भी राज्य सूची के विषय तक विस्तृत है। सेकंड पॉइंट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर जिनमें केंद्र व राज्य दोनों को विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, उसमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित है, लेकिन कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदान कर सकती है। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधित कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्य निर्देशित करें। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। केंद्र को कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार विस्तृत है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती है कि राज्य कानून से अधिक केंद्र का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने अथवा प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि उस राज्य ने संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। तात्पर्य यह है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों में निर्देश दे। कैसे? फर्स्ट है रेलवे संपत्ति की रक्षा करे। सेकंड है संचार के साधनों को बनाए व उनका रखरखाव करें। थर्ड है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। फोर्थ है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर प्रवृत्ति का है। इस प्रकार केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता, वहीं कोई एकमात्र राज्य भी राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विभेदता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया है। किसने? संविधान में जो कठोरता एवं विभेदता को समाप्त करने के लिए क्या किया गया है? कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। इस प्रकार उप राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते का मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति परिस्थितिवश ऐसा कर सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य राष्ट्रपति के बजाय संसद द्वारा किया जाएगा।
इस प्रकार देखें तो संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। हालांकि यह कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद वर्ष 1990 में बनाई गई थी। सेकंड पॉइंट है, संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का निर्णय दे सकती है। थर्ड है, संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है, केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियम, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख द्वारा साख प्रदान की जानी चाहिए। वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संबंधों पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। कराधानों शक्तियों का आवंटन। संविधान के केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 15 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। सेकंड पॉइंट है, राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची जिनकी संख्या 20 है पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। थर्ड पॉइंट है, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों की समवर्ती सूची जिसकी संख्या में 3 है वह कर निर्धारण का अधिकार है। और फोर्थ पॉइंट है, कर निर्धारण का अविशेषीय शक्ति संसद में निहित है। इस उपबंध के अंतर्गत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट रूप से अंतर करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्तियों पर प्रतिबंधियां भी लगाई है जो निम्न है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री, समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 प्रतिबंधियां हैं। कैसे? इसका फर्स्ट पॉइंट है, राज्यों के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। सेकंड है, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। थर्ड पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है, संसद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर कर विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री या उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सकता। कौन से? इसका फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली, केंद्र को बेची जाने वाली हो, या सेकंड पॉइंट है, रेलवे की किसी रखरखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या संबंधित रेलवे निर्माण में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। फोर्थ पॉइंट है, राज्य विधानमंडल किसी अंतर या राज्य नदी या नदीधारी के विनिमय का
या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण। केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का विभाजन निम्नानुसार है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र द्वारा उगृहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 268 इस श्रेणी में निम्नलिखित कर एवं शुल्क आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों अन्य के वितरण पर लगाने वाला स्टैंप शुल्क। सेकंड है औषधि एवं प्रसाधन की वस्तुएं जिनमें अल्कोहल एवं नारकोटिक शामिल है पर उत्पाद शुल्क। सेकंड पॉइंट है केंद्र द्वारा उगृहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 268 का सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र एवं राज्यों दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है संघ द्वारा उगृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 इस श्रेणी में निम्नलिखित कर आते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, समाचार पत्रों को छोड़कर। सेकंड पॉइंट है माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। संघ द्वारा उगृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था। अनुच्छेद 270 इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 268 का तथा 269 में उल्लिखित कर ऊपर लिखित है। सेकंड पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर नीचे उल्लिखित पर अभिभार है। थर्ड पॉइंट है किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेंस इन करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अभिभार। अनुच्छेद 271 संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 और 70 में उल्लिखित अभिभार लगा सकती है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों को इसका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों द्वारा उगृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इनकी संख्या 20 है। इस प्रकार है कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार संपदा शुल्क। थर्ड पॉइंट है भूमि एवं भवनों, खनिजों, अधिकारों, पशु एवं नार्वे, सड़कों पर चलने वाले वाहन, विलासिता, मनोरंजन एवं जुए पर कर। फोर्थ पॉइंट है मानवीय उपयोग के लिए एल्कोटिकली कर और स्वापक पदार्थ पर उत्पाद शुल्क। फिफ्थ पॉइंट है सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले कर, विज्ञापन, समाचार पत्र के अतिरिक्त बिजली के खपत या बिक्री और सड़क या जल मार्ग से जाने वाले यात्रियों पर लगने वाले कर। 6 पॉइंट है वित्तीय व्यापारों, आजीविका और नियोजन पर कर प्रति वर्ष 2500 से अधिक नहीं। 7 पॉइंट है प्रति व्यक्ति कर, पथ कर। 9 पॉइंट है बिक्री कर समाचार पत्रों को छोड़कर। और 10 पॉइंट है राज्य सूची में वर्णित विषयों से प्राप्त होने वाली फीस न्यायालय की फीस को छोड़कर।
कर राजस्व के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 80वें संशोधन अधिनियम 2000 तक 88वें संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्यों के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग के सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% को राज्यों को मिलने चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना जाता है तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल से 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन के द्वारा आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया है। 83वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसमें केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92 सेवाओं पर कर जोड़ा। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं। इसके उपरांत इसका केंद्र व राज्यों के मध्य युक्त बंटवारा होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।